हरिओम। आइए नज़ला, जुकाम, खांसी इसका यौगिक निदान खोजते हैं। आप जानते हैं कि जो वायरस है वो हवा उसका माध्यम है, साधन है, जिसके साथ साथ वो ट्रैवल करता है। तो वो हवा के माध्यम से हमारी नाक के रास्ते से, आँख के रास्ते से या फिर मुंह के रास्ते से हमारे शरीर में प्रवेश कर जाता है और फिर वहाँ पर वो अपना साम्राज्य जमाने की कोशिश करता है। हमारे जो सिस्टम्स हैं वो जब रिवोल्ट करते हैं, छींक के रूप में, खांसी के रूप में, नाक बहने के रूप में, बलगम के रूप में, तब जाकर के आपको पता चलता है कि अरे ये तो मुझे कोल्ड एंड कफ की प्रॉब्लम हो गई है, क्योंकि स्नीजिंग बहुत ज़्यादा हो रही है। तो आप इलाज खोजने की शुरुआत करते हैं, क्योंकि ये वायरस आपके आँख, नाक और मुख के रास्ते गया है और बताया गया कि ये जो कहना कि ये संक्रामक है, यानी एक से दूसरे पर बड़ी जल्दी पहुंचता है। तो उसके उपाय मैंने पिछले एपिसोड में आपको बताए भी थे कि क्या एहतियात हमको बरतनी चाहिए, यानी स्वच्छता का जो सिद्धांत है योग का, शौच, उसका पूरी तरह से पालन करना चाहिए। थोड़ी दूरी बना के रखना, रुमाल को दूसरे के प्रयोग न करना, तौलिए को प्रयोग न करना, हाथ न मिलाना, आलिंगन न करना, इस दौर में थोड़ा सा प्रिकॉशन खासतौर से रखना चाहिए। अभ्यास इसमें वो उपयोगी होते हैं जो जैसे नाक के रास्ते गया है तो नाक के रास्ते इसको फेंक सकें बाहर। शुद्धि हमारी मुख की और हमारे नेत्रों की, नासिका की बनी रहे, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो उसकी शुरुआत हम सुबह से ही कर देते हैं। सुबह को आपको ये काम करना है कि सबसे पहले तो आँख, नाक, कान, गला जब हम साफ करते हैं, क्योंकि अभ्यास से पहले ये काम कर लेना चाहिए, तो उसके लिए आप बहुत अच्छे टूथपेस्ट प्रयोग करते होंगे, मुझे उससे कोई गुरेज नहीं है। आप मंजन करते होंगे, दातुन करते होंगे, तो भी बहुत अच्छा है। लेकिन उससे भी ज़्यादा जो ज़रूरी है वो ये है कि या तो आप नीम की दातुन करें और या फिर आप हल्दी, नमक और थोड़ा सा तेल, यानी चुटकी भर हल्दी लीजिएगा, चुटकी भर नमक लीजिएगा, उसमें 2-3 बूंद सरसों के तेल की डाल लीजिएगा और उससे अपने दांतों को अच्छी तरह से साफ कर लीजिए। थोड़ी देर जब आप दांत साफ करेंगे तो उसमें लार बन जाएगी और वो लार एकदम से थूकिएगा नहीं, क्योंकि ये सामान भी आपने पैसे से खरीदा है तो उसका पूरा इस्तेमाल तो करना ही चाहिए हमें। तो जो लार बन जाए तो इतनी देर तक दांतों में वो लगा भी रहेगा पेस्ट जो हमने अभी बनाया, और उतनी देर आप उस लार से गार्गल करिए, यानी मुंह ऊंचा उठा करके और हाँ, ये जो आप गरारा करते हैं ना, ये आप करिए। उसको थोड़ा सा कंठ में अंदर तक चले जाने दीजिए, फिर एकदम से रोक लीजिए, फिर लार और थोड़ी बढ़ जाएगी, फिर और उसको करिए, यानी लगभग 5 बार तो कम से कम गरारे किए जाएं अपनी ही लार से, हल्दी, नमक और तेल वाले पेस्ट से जो लार बनी है उससे। फिर उसको आप थूक सकते हैं और अपनी ये 3 उंगली जो हैं, ये आयुर्वेद भी कहता है, योग भी कहता है, आयुर्वेद भी कहता है कि हलकवा जो है हमारी नेत्रों को, हमारी नासिका को, हमारे मुख को, कंठ को साफ करने वाला है और कंठ से ऊपर के जो हमारे रंध्र हैं उनको पुष्ट करता है। तो हम हलकवा करें, यानी जीभ खोल करके अंदर उंगली डालिएगा तो आपको बलगम अगर जो है वो निकल जाएगा, चाहे वो नाक के रास्ते निकलेगा, मुंह के रास्ते निकलेगा, उसको निकालना ही है, ये आपको करना है। इसके बाद जब हम योगाभ्यास करते हैं तो फिर निकालने की प्रक्रिया होगी, उसको हम बोलते हैं विरेचन क्रिया। भारत योग में जो योग गतियां हैं उनमें इसको बहुत ज़्यादा महत्व भी दिया गया और ये बहुत ज़्यादा आज क्योंकि एक्सेप्टेबल है, स्वीकार्य है,
प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, उसका लाभ लोग ले रहे हैं। तो आज विश्व में इसकी जो लोकप्रियता वो बहुत काफ़ी बढ़ी है और हर कोई, चाहे कोई सिस्टम भी कर रहा है कि विरेचन तो करना है। विरेचन के बहुत पद्धति, लेकिन जो रोगी हैं और जिन्होंने कभी अभ्यास नहीं किया था वो जो डायरेक्ट विरेचन, इन पहली स्थिति विरेचन की है, वो ज़रूर करें। और उसमें आपको इस प्रकार से, चाहे खड़े हैं चाहे बैठे हैं, ये मत सोचो, क्योंकि समस्या जो है ना वो सिर्फ मेरे लिए नहीं है, सिर्फ स्वस्थ व्यक्ति के लिए नहीं है। स्वस्थ समस्या उनके लिए भी है जिनके घुटने भी नहीं मुड़ते हैं, जिनको घुटनों के ऑपरेशन हो गए हैं, जिनको ऐसे बैठने की परमिशन नहीं है, कमर नीचे से उनकी स्टिफ हो गई है या स्लिप डिस्क हो गया है। तो ये लोग समझ लें कि हमें क्रिया ये करनी है, लेकिन ये हमें एडजस्टमेंट करना है कि एक क्रिया करने के लिए दूसरा शरीर का हिस्सा परेशान ना हो जाए। तो जिन लोगों को घुटने की समस्या है, ना मुड़ने की, या जिनको कमर की समस्या है जिसमें हम ऐसे क्रॉस लेग पोजीशन में नहीं बैठ सकते हैं, वो लोग इस क्रिया को खड़े खड़े कर सकते हैं, कुर्सी पे बैठ करके कर सकते हैं। बस टेल टू टॉप, यानी टेल बोन से लेकर के सिर तक का हिस्सा सीधा रहना चाहिए। ये बात आपको ध्यान रखनी है। हाथों को हम एक राइट एंगल पर ऐसे मोड़ लेंगे और इसमें विरेचन का मतलब ही है एक्सपेल करना, यानी बाहर फेंकना ही फेंकना है। तो हम सांस के माध्यम से और वो भी प्रेशर के माध्यम से चीज़ों को बाहर फेंकते हैं। अब देखो, जिन्हें विरेचन क्रिया नहीं आती तो छींक तो कुदरतन आती है ना, तो छींक में आप एकदम ये करते हैं और जैसे ही किया तो यानी आपके अंदर से आपके सिस्टम ने चीज़ को बाहर फेंक दिया। आप योग साधक हैं, इसलिए आपको ये विवेक होना चाहिए कि ये छींकना तो कुदरत संकेत दे रही है, मैं थोड़ी देर खुद ही छींक लेता हूँ, तो वो छींक लेना ही विरेचन है। ये आप आसानी से समझ लें इसको। तो राइट एंगल पर अपने हाथों को मोड़िए ऐसे एल्बोज से, और फिर जब हम इनहेल करें तो दो राइट एंगल बन जाए, यानी एक राइट एंगल तो यहाँ हाथ पर बना हुआ है और एक राइट एंगल बगल में बना हुआ है, ये स्थिति हमारी हो। अब जब हम छींकेंगे यानी हम विरेचन करेंगे तो जोर से सांस छोड़ना है और बाजू को यहाँ टच करना है, ठीक है। इस प्रकार से हम इसको करें, एक बार देखें। ऐसे, और ये आपको सोच लें कि मुझे इसके 25 स्ट्रोक लेने हैं, 50 स्ट्रोक लेने हैं, यानी जितना करोगे आपको उसका फायदा होगा। और मल्टीपल बेनिफिट्स हैं इसके, मैं यहाँ पर क्रिया सिखा रहा हूँ, इसके ज़्यादा बेनिफिट्स को एक्सप्लेन करने के लिए क्लास ये नहीं हो रही है। तो आपको विरेचन क्रिया करनी है और वो भी दो राइट एंगल्स के साथ में, यानी एक एल्बो पर राइट एंगल, एक बगल में राइट एंगल। जब हम हाथ वापस लाएं तो सांस छूटना चाहिए, जोर से छूटना चाहिए। इसमें दूसरा विरेचन भी आपको करना चाहिए, वो है आप हाथ को सीधे नाक पे लाइए और एक तरफ से बंद करके, ये इसलिए करना होगा क्योंकि जो इन्फेक्शन है वो कई बार एक नॉस्ट्रल में ज़्यादा होता है, दूसरे नॉस्ट्रल में कम होता है। तो उसको इवन बना लेने के लिए, यानी दोनों तरफ से ही क्लियर कर देने के लिए ये क्रिया करनी है ऐसे। यानी ये अगर आप वो 50 बार राउंड ले रहे हैं, यानी 50 स्ट्रोक्स कर रहे हैं, तो इसमें केवल 20-25 स्ट्रोक्स आप करिए। तो इस प्रकार से विरेचन क्रिया करनी है। अक्सर जब नज़ला, जुकाम, खांसी की समस्या होती है तो आपको सोर थ्रोट बोल देते हैं उसको, ये समस्या मुख्यतः हो जाती है। तो इसमें आपको उज्जाई प्राणायाम करना बहुत जरूरी है, और उज्जाई प्राणायाम करने के लिए आपको अपनी जो जीभ है उसको ऊपर तालु मूल में लगाना होता है, ऊपर तालु मूल में, जहां लगाने से आवाज आप कर पाते हैं बस वहां लगा करके इसको रोक दीजिए। और बैठे हुए भी, कुर्सी पे बैठे हुए, जमीन पे बैठे हुए, और बिल्कुल आप विवश हैं कहीं तो खड़े हुए भी। हालांकि प्राणायाम में खड़े होकर करने का कोई विधान कहीं नहीं है, लेकिन विवेक ये कहता है कि जब पूरी जाति दिखाई दे तो आधे पे समझौता कर लेना चाहिए।
तो आप समझौता कर लें तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। तो इसमें आप बैठेंगे, खड़े रहेंगे या कुर्सी पे बैठेंगे और जीभ को तालु मूल में लगा करके आपको खर्राटे जैसी आवाज के साथ सांस लेना है। यानी जब आप सांस लें तो आपको स्नोरिंग जैसी आवाज होनी चाहिए। ऐसा करने में आपका जो श्लेष्मा है, इन्फेक्टेड श्लेष्मा है, वो आपके मुंह में आ जाता है और जब वो मुंह में आ जाए तो उसको आप स्पिट कर सकते हैं। और नियम तो ये है कि जो इस तरह का इन्फेक्टेड श्लेष्मा है, चाहे वो नाक के माध्यम से निकाल रहे हैं चाहे मुख के माध्यम से निकाल रहे हैं, उसको आपको किसी मिट्टी यानी जो ज़मीन है उसके अंदर उसको दबा देना चाहिए। यहाँ तक कि जो और गंभीर बीमारी हैं ट्यूबरक्लोसिस जैसी, उनमें तो बहुत बुरी तरह से इन्फेक्शंस होते हैं, तो उनके श्लेष्मा को भी, क्योंकि मिट्टी के अंदर ये क्षमता है कि वो हमारे मल को भी सेटल कर देती है, यानी ज़मीन में जब आप उसको गहरा दबा देते हैं थोड़ा सा तो वो मिट्टी में मर्ज हो करके, क्योंकि मिट्टी अधिक सबल है, वो श्लेष्मा उसकी ताकत कुछ भी नहीं है उसके सामने, वो इसको सेटल कर देती है, यानी बैक्टीरियाज जो है वो नष्ट हो जाते हैं और मिट्टी पवित्र अपनी पवित्रता में उसको भी पवित्र में परिवर्तित कर देती है। इसीलिए हमारी परंपरा में मिट्टी को शोधक माना गया है कि, और पंच तत्वों के शरीर में इसकी महत्ता को नकारा नहीं जा सकता, तो वो भी ध्यान हमें रखना चाहिए। और नहीं तो अगर आपके पास मिट्टी की सुविधा ऐसी नहीं है तो फिर आप उसको पानी में, गटर में बहाने की बात सोचें, ऐसे हमको करना है। जब आप धूप में बैठ करके यानी खुले में करते हैं इन क्रियाओं को, तो वो जो हमारे जो सन है, सूर्य है, उसकी रश्मियाँ वो भी इनको बर्न कर देती हैं, उसमें भी एक क्षमता है, तो इसलिए उससे भी मित्र बना करके हमें रखना चाहिए। उज्जाई प्राणायाम में मैंने कहा सीधे बैठना, घुटने के ऊपर कलाई को टिका देना, जीभ को तालु मूल में लगा देना और खर्राटे जैसी आवाज और मुख में श्लेष्मा आ जाए तो कोई बात नहीं, उसको निगलना नहीं है, उसको प्राणायाम छोड़ करके थूक देना है, ये बहुत ज़्यादा जरूरी है। ये मैंने एक तरह से करके दिखाया, ये आपके लिए पर्याप्त है। वैसे जब हम पूरा उज्जाई प्राणायाम करते हैं तो उसमें जैसे इनहेलेशन में खर्राटे की आवाज़ आ रही है और नॉस्ट्रल टू थ्रोट इसकी जो वाइब्रेशन है वो जमा हुए कफ को निकाल रही है, ऐसे ही हम विपरीत उज्जाई भी करते हैं, यानी जब सांस छोड़ें तो भी खर्राटे की आवाज़ लेने का अभ्यास हमें करना चाहिए। लेकिन ये ना सोचना कि वो तो आता ही नहीं तो ये भी ना करें, इतना आपके लिए पर्याप्त है। वो जब समय होगा तो फिर उसको आप अलग से सीखना। इससे आगे एक चीज आती है जिसको हम भारत योग गतियों में गुंजन गति नाम दिया गया है। गुंजन का भी ये काम है कि ये, क्योंकि आप देखते हैं कि जब आपका नज़ला जुकाम होता है तो आपका दिमाग ठस हो जाता है। हाँ, यही शब्द प्रयोग करते हैं आप परेशान होकर के, दिमाग ठस हो गया मेरा, तो जी करता है कि पड़ जाऊं, तो नहीं, हमें उसे ताज़ा रखना है, नज़ला भी निकालना है और उसे ताज़ा रखना है। तो जो ये गुंजन प्राणायाम है ये आपके जो थ्रोट है उसको भी क्लीन करेगा, जो आपके टॉन्सिल्स हैं, थायराइड है, उसको भी ठीक करेगा। इसके अलावा जो आपके दिमाग में ठस हो जाने की स्थिति है, क्योंकि कफ कंजेशन कहीं से कहीं तक ब्लॉकेज कर सकता है, कफ में और वायु में ब्लॉकेज करने की बहुत ज़्यादा ताकत होती है, तो उस काम को भी हमें ध्यान रखना है। गुंजन गति में हमें कान को बंद करना है, लेकिन इसमें गति होगी, यानी सांस भरते हुए हम चेहरा उठा लेंगे और उसके बाद एक सांस को ही पूरा लंबा छोड़ना गुंजन के साथ, ये इसमें मूवमेंट है, यानी थ्रोट से स्कल तक हमारा वाइब्रेट होना चाहिए। जैसे
इस प्रकार से आपको गुंजन गति लेनी है। जब उपद्रव होता है ना, तो वो सुबह शाम नहीं देखता, वो दफ्तर और मकान नहीं देखता। तो उस समय हमारे पास रात को अक्सर जिन लोगों को कोल्ड एंड कफ की प्रॉब्लम रहती है, नज़ला बढ़ चुका होता है, तो उनकी नाक की ब्लॉकेज होने की समस्या अक्सर होती है, स्वर बंद हो जाते हैं। तो उसके लिए आपको ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखनी चाहिए कि बजाय इसके कि नाक में हम कुछ मेडिसिन्स इंसर्ट करें, क्योंकि वो तो तब है जब आपको रास्ता नहीं पता। तो आप नाक में एक तो सरसों का तेल ज़रूर लगाइए, और दूसरी चीज़ आपको ये करना है कि जो ब्लॉक्ड नाक है, दो नॉस्ट्रल्स हैं आपके, तो अगर मेरा ये बायां नॉस्ट्रल बंद है, दायां नॉस्ट्रल चल रहा है, तो कईयों के जब बिल्कुल बंद हो जाते हैं तो फिर मुंह से सांस लेना पड़ता है, उनको बहुत ही परेशानी की स्थिति है, नींद भी नहीं आती। तो उसमें आप केवल स्वर परिवर्तन करके अपने नॉस्ट्रल को खोल सकते हैं। यानी आप मेरी तरह से एक बार लेट के देखिए और आप देखेंगे अब मेरा इस समय दाहिना स्वर चल रहा है, बायां स्वर मेरा मंद है। तो मुझको दाहिनी करवट लेटना है, यानी जो स्वर चल रहा है उस करवट आप लेट जाइए, तो आप मुश्किल से 5-7 मिनट में, 10 मिनट के अंदर अंदर, 10 मिनट नहीं लगेंगे, उतने में ही आपका दूसरा स्वर चलना शुरू हो जाएगा। हम करवट से इसमें लेट जाते हैं। आराम से लेटिए इस प्रकार से, और सिर को ढीला छोड़ के लेट जाइए। इस तरह से जब आप मुश्किल से 10 मिनट लेटेंगे, उससे पहले ही आपका जो ये स्वर है, यानी बंद जो स्वर था, ऊपर वाला स्वर, वो उसमें प्राण का प्रवाह होना शुरू हो जाएगा। तो आपको जो आप दवाई से कहते हैं कि जुकाम आफत है और दवाई राहत है, तो उसमें राहत भी आपको अपने अंदर से ही मिल जाएगी। एक तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। दूसरे, इसमें मैंने कहा क्योंकि इम्यूनिटी भी बढ़ानी है, तो उसके लिए लंग्स की इम्यूनिटी को बढ़ाए रखने के लिए आपको जो आसन हैं उनमें विशेष रूप से आपको जो मत्स्य आसन है वो करना चाहिए। लेकिन जिन लोगों के घुटने में समस्या है, जिन्होंने कभी योगाभ्यास नहीं किया है, तो वो उस आसन को मत्स्य आसन के रूप में ना हो करके, यानी थोड़ा सा मॉडिफाइड मत्स्य आसन के रूप में कर सकते हैं। एक बार आप देख सकते हैं इसको। यानी पहले हम पद्मासन में बैठेंगे इस प्रकार से, और दोनों पैरों को एक दूसरे के ऊपर चढ़ा करके। जिन लोगों के बस का ये नहीं है कि वो पद्मासन में बैठ सकें, तो वो सिंपल क्रॉस लेग पोजीशन में भी लेट सकते हैं। लेकिन जो कर सकते हैं, पहले तो हम उन्हीं की बात करें, वो इसमें धीरे से हाथ का सहारा लेते हुए लेट जाएं इस प्रकार, और हाथों को कानों के पास ले लेंगे, ऐसे जमीन पर हथेली चिपका देंगे। श्वास भरना सीने में, और सिर का जो ऊपरी हिस्सा है, तालू वाला भाग, इसको जमीन पे टच कर देंगे। सीना ऊंचा हो जाएगा, थ्रोट के ऊपर आपके खिंचाव महसूस होगा। उस स्थिति में श्वास चलता रहना चाहिए, ये इसकी विशेषता है। एक बार देखें। थोड़ी देर रुकने के बाद फिर हाथों को ले आइए, धीरे से सिर को हटा दीजिए और वापस पोजीशन आ जाए। जिन लोगों के घुटने में पद्मासन नहीं लगता है, तो वो सिंपल इस तरह से घुटने फोल्ड करके भी लेट सकते हैं, और घुटनों को जमीन पर टिकाए हुए इसी क्रिया को वो दोहरा सकते हैं। मैंने कहा कि जहां पूरा जाता दिखाई दिए, तो आधे पे समझौता कर लेना चाहिए, ये हमें ध्यान रखना है। ये जो क्रियाएं बताई, उनका क्रम आपको ध्यान रखना है।
डेमोन्स्ट्रेशन आगे पीछे हो सकते हैं, क्योंकि महत्ता जब चर्चा जिस चीज़ की हो रही है उसके बारे में बता देते हैं। तो नियम यह है कि पहले शरीर शोधन की क्रियाएं होनी चाहिए, यानी सबसे पहले जो आपका गरारा और हलकवा ये आप सुबह करते हैं, उसको आप करेंगे। दूसरी चीज़ आपको बताई गई कि फिर विरेचन क्रिया करेंगे। तीसरी क्रिया विरेचन के बाद में हम जो गुंजन गति है उसका अभ्यास करेंगे, और उसके बाद हमारा जो आसन है, चाहे वो पद्मासन है चाहे वो मत्स्य आसन है, इसका अभ्यास करेंगे। मत्स्य आसन क्योंकि फेफड़ों के लिए सर्वोत्तम आसनों की श्रेणी में आता है, हमारे जो थ्रोट है उसको स्वस्थ रखने वाले सर्वोत्तम आसनों की श्रेणी में आता है, इसलिए मैंने इसका उल्लेख आपके सामने यहाँ पर किया। बस हर समस्या का धन्यवाद करिए कि उसने हमें जगने का मौका दिया, क्योंकि अगर हमारे देश पर हमले ना हुए होते तो आज जगने के बाद हम इतने मजबूत राष्ट्र कभी ना बनते। ऐसे ही आप अपनी मजबूती को बीमारियों की मजबूरी समझिए कि समस्या आती है तो समाधान हम खोजते हैं, और आपके पास तो सबसे बड़ा समाधान है योगाभ्यास। हरिओम।